Good morning everyone. This is Ruby Rathore, your science teacher. Student, today I am going to continue our same chapter microorganism friend and foe. Student, in the previous lecture you have already studied that what is the vaccination and what is the vaccine, and you have already know that how an microorganisms act like as a friend in the medical science. But in this lecture we will study how an microorganisms act like as a friend for the farmers and how they increase the soil fertility. So student, some bacteria are able to fix, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन होती है, उसको फिक्स करने में सक्षम होते हैं टू इनरिच द सॉइल, जिससे सॉइल की उर्वरकता बढ़ जाती है विद द नाइट्रोजन. इट मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया एक घुलनशील नाइट्रोजन के पदार्थ में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पौधे उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अमीनो एसिड्स या प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बाद में हम लोग जिसका यूज़ करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, you know very well, nitrogen is a main component for the enrichment of the soil. So some bacteria are able to fix the nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called the biological nitrogen fixer. यानी कि वो सारे जीव जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उन्हें नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से हम लोग जानते हैं. ओके, नाउ द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके, नाउ the second topic is that how and microorganisms act like as a cleaning agent for the environment. How they clean the environment. So student, you know very well, microorganisms act like as a decomposer and they decompose all the organic waste and convert in the simple inorganic material which mix in the soil. So here the Buzo and Paheli has observed the school gardener. बूझो और पहेली ये दो बच्चे हैं जो अपने स्कूल के गार्डनर को देख रहे हैं मेकिंग द मैन्योर, किसे क्या बनाते हुए, मैन्योर बनाते हुए, खाद बनाते हुए, जो जैविक खाद होती है आपकी, वो बनाते हुए. अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ द प्लांट, वो प्लांट का वेस्ट कलेक्ट करता है, वेजिटेबल्स को कलेक्ट करता है, वेजिटेबल पील्स को कलेक्ट करता है, फ्रूट्स को कलेक्ट करता है फ्रॉम द नियर बाई हाउसेज एंड द गार्डन्स. ओके, सो दे पुट दैम इन द पिट मीट फॉर द वेस्ट डिस्पोजल. ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को वो गार्डनर क्या करता है, एक पिट, इट मीन्स गड्ढे में डाल देता है और उस गड्ढे को अगेन मिट्टी से ढक देता है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद, इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्ट टू द मैन्योर. वो ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज होता है और मैन्योर में कन्वर्ट होता है. सो बूझो एंड पहेली वॉन्टेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. यहाँ पर ये दोनों बच्चों के मन में एक क्यूरोसिटी जन्म लेती है कि ये ऐसा कैसे हो गया कि मिट्टी में दबाने के बाद ऑर्गेनिक वेस्ट दोबारा फिर से डिकम्पोज हो गया और मिट्टी में ही मिक्स हो गया. हेयर एक्टिविटी 2.2 सेज दैट टेक 2 पॉट. यहाँ पर एक्टिविटी 2.2 कह रही है कि आपको 2 पॉट लेने हैं एंड फिल ईच पॉट हाफ विद द सॉइल, और आधा आधा उन दोनों पॉट्स को आपको मिट्टी से भर देना है. मेक दैम ए एंड बी, उन्हें एक को मार्क कर देना है ए और एक को मार्क कर देना है बी. पुट प्लांट बेस्ड इन अ पॉट ए, एक पॉट ए में आपको प्लांट का बेस्ट पुट करना है और दूसरे पॉट में जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, लाइक एज प्लास्टिक टॉयज़, ये सारी चीज़ें आपको पॉट बी में डाल देनी है. यानी कि एक में तो आपको ऑर्गेनिक वेस्ट डालना है और दूसरे में आपको सिंथेटिक वेस्ट डालना है, लाइक एज अ पॉलीथीन, प्लास्टिक, empty glass bottles, metals, etc. Observe these 2 pots after the 3 to 4th week. Okay, so now do you find any difference? क्या आपको उन दोनों pots में कोई difference नज़र आएगा? Yes student, you have noticed a vast difference between the 2 pots A and B. You would be notice that in the pot A all the organic waste decomposed and mixed in the soil, but in the pot B the total waste remains in its the same condition.
आप ये नोटिस करेंगे कि जो पॉट बी होगा उसमें जितनी चीज़ें आपने डाली थी वो वैसी की वैसी आपको 3-4 हफ्ते के बाद भी प्राप्त हो जाएंगी। हेयर यू विल फाइंड दैट प्लांट बेस्ड इन अ पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हो गया, यानी कि पॉट ए में जो आपने नोटिस किया हुआ है कि सारा बेस्ट सॉइल में मिक्स हो गया, ये कैसे हो गया? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. So here you will find that कि microbes के एक्शन के कारण जितना ऑर्गेनिक वेस्ट था, माइक्रोब्स ने उस वेस्ट को छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में तोड़ा और तोड़ने के बाद दोबारा फिर से किस में मिक्स कर दिया है, मिट्टी में मिक्स कर दिया. सो द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plants again. अब इस प्रोसेस में जो हमने मैन्योर क्रिएट किया है, इट मीन्स बाय द डिकम्पोजन ऑफ द प्लांट वेस्ट वी हैव गॉट सम मैन्योर विच इज़ रीयूज्ड बाय द प्लांट अगेन. यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक वेस्ट को हम एक बार, मतलब प्लांट्स को या ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को हम एक बार यूज़ करने के बाद जब वो डेड हो जाते हैं तो उन्हें मैन्योर के फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ डिड यू नोटिस दैट इन अ पॉट बी, आपने यहाँ पर पॉट बी को नोटिस किया. द पॉलीथिन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू द मैन्योर. इन सिंथेटिक वेस्ट पर माइक्रोब्स का कोई भी एक्शन नहीं हुआ और उसने उन्हें मैन्योर में कन्वर्ट नहीं किया. सो स्टूडेंट, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म डिके प्लांट एंड समटाइम्स डेड animals on the ground. You find that they disappear after some time. स्टूडेंट, आपने नोटिस किया होगा कि कितना भी बड़ा ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, अगर आप ग्राउंड पे पड़ा हुआ उसे देखते हैं तो कुछ समय के बाद वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है. यहाँ पर आप बोल सकते हो कि माइक्रोब्स उस ऑर्गेनिक वेस्ट को टोटली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टोटली इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो बाद में मिट्टी में मिक्स हो जाता है. दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट of plant and animal, converting them into simple substance. These substance are again used by other plant and animals. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला था उसे माइक्रोब्स ने दोबारा फिर से इनऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट करके मिट्टी में मिला दिया है और वही प्लांट्स के द्वारा दोबारा फिर से यूज़ हो सकता है. सो these substances are again used by other plants and animals. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance. माइक्रोऑर्गेनिम्स क्या कर देते हैं, हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को डिग्रेड कर देते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं. सो हेयर स्टूडेंट, you are studying that how when microorganisms act like as a cleaning agent. वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं. दिस इन the above topics you have noticed that how when microorganisms act like as a friend, but now we will study how when microorganisms act like as a foe. वो हमारे लिए फो की तरह कैसे काम करते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकते हैं. सो हार्मफुल microorganisms are harmful in many ways. Some of microorganisms causes disease in human being, plants and also animals. माइक्रोऑर्गेनिम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो डिसीज़ को क्रिएट करते हैं, यानी कि सारे माइक्रोऑर्गेनिम्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, बट सम माइक्रोऑर्गेनिम्स आर वेरी हार्मफुल टू अस. दे कॉजेज द डिसीज इन द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड इनफैक्ट ऑल्सो द एनिमल्स. वो एनिमल्स को भी क्या करते हैं, बीमार करते हैं. सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड द पैथोजेंस, यानी कि वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो बीमारियों को क्रिएट करते हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स
स्पॉइल फूड, आपने देखा होगा कि अगर हम फूड को 2-4 दिनों के लिए बाहर निकाल कर रख दें, या फिर आपने जनरली ब्रेड को देखा होगा, अगर आप ब्रेड को किसी टिफिन बॉक्स में बंद करके या खुला भी रख देते हैं, यू नोटिस दैट सम ग्रीनिश सब्सटेंस प्रेजेंट और द राइज अप ऑन द ब्रेड सरफेस, आप देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फफूंद। तो वो क्या हो रहा है, वो हमारे लिए एक तरीके से कैसे हैं, पैथोजेंस की तरह हैं, यानी कि वो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं। Some microorganisms spoil food, clothing, leather, etc. Okay, so now come to the next topic, the disease causing microorganisms in human beings. Generally humans के लिए disease causing microorganisms कौन से होते हैं या फिर वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी को बीमार करते हैं। पैथोजेंस एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जनरली जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू एंटर करते हैं, हवा के थ्रू एंटर करते हैं। हम जो सांस लेते हैं या फिर हम बात करते हैं तो उनका जो पाथवे होता है हमारी बॉडी में एंटर करने का, वो या तो हमारा माउथ होता है या फिर हमारी नोज होती है। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, दे प्रेजेंट एवरीवेयर। सो जो पानी हम पीते हैं उसकी सरफेस पर भी लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं। जो हम खाना खाते हैं, खाने के साथ हमारे मुंह में लाखों बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिम्स एंटर करते हैं। नाउ दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिम्स आपकी बॉडी में किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, अगर कोई पर्सन पहले से इन्फेक्टेड है। इट मीन्स अगर कोई पर्सन को कम्युनिकेबल डिसीज़ है या फिर वो किसी कम्युनिकेबल डिसीज़ से इन्फेक्टेड है और आप उससे कांटेक्ट रखते हैं, देन द माइक्रोब्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू आवर बॉडी। ओके, नाउ माइक्रोवियल डिसीजेस क्या होती हैं स्टूडेंट? सो हेयर microbial diseases that can spread from an infected person to the nearby person through the air, water, food and the physical contact. माइक्रोवियल डिसीजेज वो सारी डिसीजेज हो सकती हैं जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किस किस के थ्रू जा सकती हैं, एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट। दीज डिसीजेज आर नोन एज द कम्युनिकेबल डिसीजेज। Here student, you notice that microbial disease, how can we say that this disease is known as the microbial? So the simply we can say that all diseases which are caused due to the microbes or the pathogens, वो सारी बीमारियाँ जो या तो माइक्रोब्स या पैथोजेंस के कारण होती हैं वो सब आपकी क्या कहलाती हैं, माइक्रोबियल डिसीजेस कहलाती हैं। Some microbial diseases are known as the communicable. We know very well there are two types of diseases, some communicable and some non-communicable. Communicable diseases are those diseases which communicate from the infected person to the healthy person, and non-communicable diseases are those diseases which can't be transmitted or can't be spread. Okay, for example, common fever, जो फीवर होता है वो आपका कम्युनिकेबल नहीं है। जो कॉमन फीवर हम लोगों को होता है वो आपका कम्युनिकेबल नहीं है। इट मीन्स अगर हमको फीवर आ रहा है तो जनरली नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास बैठे हैं तो आपको फीवर आ जाएगा। सो यहाँ पर कुछ बीमारियाँ होती हैं जो आपकी कैसी होती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड। अभी अगर मैं आपसे बात करूँ कि आज के दिनों में सबसे बेसिक कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है, देन द कोरोना, ओके, कोविड-19। हेयर such diseases include cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis. These are known as the communicable diseases. इनको हम communicable diseases के नाम से जानते हैं। When a person suffering from common cold, अगर कोई व्यक्ति common cold से सफ़र होता है, sneezes और वो छींक देता है, fine droplets of the moisture carrying thousands of virus are spread in the air. तो उसकी छींकने के साथ जो फाइन ड्रॉपलेट्स यानी बहुत छोटी छोटी बूंदें एयर में मिक्स हो जाती हैं और उन बूंदों में थाउजेंड्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग द कॉज इन्फेक्शन। अगर कोई हेल्दी पर्सन उस एयर को इनहेल कर लेता है तो वो वायरस उसकी बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। सो स्टूडेंट, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड कम्युनिकेबल डिसीजेस? तो हम कम्युनिकेबल डिसीजेस से खुद को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं?
वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ, हमें रुमाल लेना चाहिए ऑन द नोज एंड माउथ वाइल इट स्नीजिंग, जब भी हमको स्नीजिंग होती है, छींक आती है, तो उसे हमेशा रुमाल लगाकर छींकना चाहिए. इट्स बेटर टू कीप द डिसीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जिससे क्या होगा कि ना तो हम किसी को बीमार करेंगे और ना ही कोई हमें बीमार करेगा. ओके, सो नाउ these are the some there are the some insects and animals which act as the carrier of the disease. अब यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि कैरियर्स क्या होते हैं. पैथोजेंस तो आपने रीड किया है, पैथोजेंस वो माइक्रोब्स होते हैं जो डिसीज को क्रिएट करते हैं. बट कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स वो इंसेक्ट या एनिमल्स होते हैं जो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से बीमारी को लाकर किसी दूसरे पर्सन में इंजेक्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाइज, जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं, वो भी कैरियर्स का काम करती हैं. जो मॉस्कीटोज होते हैं वो भी क्या करते हैं? कैरियर्स का काम करते हैं. यू नो वेरी वेल द फीमेल मॉस्कीटो विच इज़ नोन एज द एनोफिलीज, ये मलेरिया के पैथोजन को एक मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कराते हैं. यानी कि अगर फीमेल एनोफिलीज किसी भी मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन को काट लेती है और वो जाकर किसी और को काटती है, तो उसके पैथोजेंस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकते हैं. सो हेयर यू नो व्हाट आर द कैरियर्स. आप यहाँ पे जानते हैं कि कैरियर्स क्या होते हैं. हाउस फ्लाइज इज वन सच कैरियर. द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज. आप जानते हो मक्खियाँ जनरली गार्बेज, कचड़े पे बैठती हैं, एनिमल एक्सक्रीट पे बैठती हैं. द पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज. जब वो वहाँ पर बैठती हैं तो उनके पैरों में क्या हो जाते हैं? पैथोजन्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब ये मक्खियाँ अनकवर्ड फूड पर यानी कि खुले हुए खाने पर बैठती हैं, दे में ट्रांसफर द पैथोजन्स, वो उन पैथोजन्स को उस फूड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं. Whoever eat the contaminated food, जो व्यक्ति उस contaminated food को खाता है to get sick, वो कैसा हो जाता है? बीमार हो जाता है. So it is advisable to always keep food covered. So यहाँ पर एक सलाह है कि हमें भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए. Avoid the consuming uncovered item of the food, और जनरली जो uncovered food items होते हैं उन्हें खाने से बचना चाहिए. Another example of the carrier is the female anopheles, जिसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. So female anopheles mosquito which carrier the parasite of the malaria. मलेरिया के पैरासाइट को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं. फीमेल एडीज मॉस्कीटो, दूसरा मॉस्कीटो आपका कौन सा है? फीमेल एडीज मॉस्कीटो है. इट एक्ट एज द कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस. ये जनरली डेंगू वायरस को स्प्रीड करता है. सो स्टूडेंट, हाउ कैन बी कंट्रोल द स्प्रीडिंग ऑफ द मलेरिया और डेंगू? तो हम मलेरिया और डेंगू को स्प्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं? सो व्हाई डज द टीचर कीपिंग टेलिंग अस नॉट टेल वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? हमें हमारे टीचर्स जनरली ये क्यों कहते हैं कि हमें हमारे आसपास पानी को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए? स्टूडेंट, ऑल मॉस्कीटोज ब्रीड इन वाटर. जनरली जितने भी मच्छर होते हैं वो पानी के ऊपर अंडे देते हैं और पानी के ऊपर ही अपनी जनजाति को बढ़ाते हैं, यानी कि पानी के ऊपर ब्रीडिंग करते हैं. हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर. अगर हम किसी भी जगह अपने घरों के आसपास पानी को इकट्ठा होने नहीं देंगे, इन द कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा, बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, और अपने सराउंडिंग को क्लीन और ड्राई रखेंगे, वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम द मॉस्कीटोज. हम मॉस्कीटोज से बच सकते हैं. बाय एंड अगर आपके सामने या आपके आसपास कहीं पानी है तो पानी की सरफेस पर ऑयल डालने से मॉस्कीटोज की ब्रीडिंग स्टॉप हो जाती है. उनके जो अंडे हैं वो ब्रीड नहीं कर पाते, वो सांस नहीं ले पाते और वो मर जाते हैं. सो पहले तो हमको पानी को कलेक्ट नहीं होने देना है, और अगर कहीं पानी कलेक्ट है तो उसकी सरफेस पर कुछ ऑयल्स की ड्रॉप आप डाल सकते हैं टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्कीटोज. ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ द मीजर विच हेल्प्स टू अवॉइड द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया. एक लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए कि आप मलेरिया को फैलने से कैसे रोक सकते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर.